न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है? एक चेन रिएक्शन होता है। चेन रिएक्शन में क्या, देखिए आप बारूद देखे, बारूद पटाखा जो फोड़ते हैं उसमें बहुत सारा हीट निकलता है, बहुत ज्यादा क्या निकलता है? हीट। तो हीट जितना निकलेगा हमें इंजन को चलाना होता है। देखिए बिजली बनाना बहुत बड़ा काम नहीं है, मेन क्या है, आपके पास एक हाई पावर का मैग्नेट होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। और इसके बीच में एक दूसरा मैग्नेट को आपको क्या कराना है? मूव कराना है, इसको नचाना है। समझ में आ गया कि नहीं? इसी को नचाना है। तो इसको नचाने के लिए 20 को झमेला होता है। आप क्या कीजिए, नदी बनाइए, नदी के बगल में इसको लाइए, साफ्ट ले जाइए, इसमें पंखा जोड़ दीजिए, टरबाइन जोड़ दीजिए, बस काम ये इसको घुमाना है। अब चाहे जैसे घुमाइए, और नहीं घुमा सकते हैं इसको तो जनरेटर लाइए, इंजन चलाइए, इंजन से क्या कीजिए, इसको घुमाइए, तो फिर डीजल लगेगा, डीजल से बिजली मिलेगा। तो एक चीज को जला के एक चीज प्राप्त कर रहे हैं, बहुत बड़ा समझदारी तो है नहीं आप। अब पानी है तो हमेशा बहेगा, इसको नचाएगा, इसको घूम जाएगा यहाँ पे। तो बिजली बनाने का जो मेन कॉन्सेप्ट यही होता है कि हमको पंखी को क्या करना है? नचाना है। अब पंखी नाचने के लिए एक और होता है, बॉयलर होता है। जैसे नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन में होता है, एक बड़ा सा क्या लगा देता है? बॉयलर लगा दिया जाता है। इस बॉयलर में क्या डाल दिया जाता है? पानी, और नीचे से कोयला लगा के आग जला दिया जाता है। पानी क्या होगा? गर्म होगा, और गर्म पानी क्या बनेगा? भाप। और इस भाप को क्या किया जाएगा? एक टरबाइन, ये जो पंखी लगी होगी इसी पे क्या कर दिया है? छोड़ दिया जाएगा। पंखी नचेगी, पंखी किससे जुड़ी रहेगी? मैग्नेटिक फील्ड से। और इसके बाद यहाँ साइड साइड में क्या लगा रहेगा? मैग्नेट। कोर कंसेप्ट यही होता है। बाकी सबको चलाने के लिए अलग अलग मशीनरी, बहुत लंबा प्लांट चाहिए होता है। मेन काम यही है कि दो मैग्नेट के बीच में एक तो मैग्नेट को क्या करना है? घुमाना है। जितना तेज घूमेगा उतने ज्यादा क्या बनेगा? इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, और इलेक्ट्रिसिटी को आप सप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा काम आता है ना ये बॉयलर वाला। पानी गर्म हो गया, और गर्म पानी में इतनी क्षमता होती है, भाप में, गर्म पानी में नहीं, भाप में, कि पूरी टरबाइन को क्या कर सकता है? घुमा सकता है। इसीलिए काम करता है न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में किसको भरा जाता है? यूरेनियम को, और उसको भड़काया जाता है। भड़केगा जब वो, तो आप बताइए, जब यूरेनियम ब्लास्ट करेगा तो एनर्जी उत्पन्न होगी कि नहीं? हीट होगा। और उसी के ऊपर अगर पानी का क्या रख दे? बॉयलर रख दे। पानी का क्या रख दे? बॉयलर रख दे, तो पानी गर्म हो जाएगा, और वो क्या बना देगा? भाप। तो इसके लिए न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या किया जाता है ना, बहुत सारा इसे पाइप लगा दिया जाता है। साइड साइड में पाइप गोल लगा दिया जाएगा, पाइप इस तरह से पूरा गोल राउंड में पाइप खड़ा कर दिया जाएगा। आई पाइप में क्या रहेगा? पानी। सारा पाइप में पानी रहेगा, अब पूरा राउंड में पानी भर दिया जाएगा। इसमें गोल शेप समझ रहे हैं? कुआं टाइप का बना दिया जाएगा, इस टाइप का कुआं समझते हैं? इनार होता है, इनार, कुआं। ये कुआं टाइप का बना दिया, और चारों ओर क्या लगा दिया? पाइप। और पूरे पाइप का कनेक्शन किस में जोड़ दिया? एक ही में। पूरे पाइप का कनेक्शन एक ही में जोड़ दिया। अब इस पाइप, अगर इस कुआं में आग लगा देंगे तो इस पाइप में क्या भरा हुआ है? पानी। पानी के आने का रास्ता एक अलग कर देंगे, सारे में आके पानी क्या कर देगा? दे देगा। अगर इस कुआं में आग लगाएंगे तो छोटे छोटे पाइप में क्या भरा हुआ है? पानी। पानी क्या होगा? गर्म होगा, और वो क्या बनेगा? भाप। अब भाप बनकर क्या होगा? निकलेगा, और जहां निकलेगा तो यहाँ क्या लगा देंगे? टरबाइन। ये टरबाइन घूम गया, इसको किससे लगा देंगे? मैग्नेटिक फील्ड से। इधर मैग्नेट बन गया। इतना सिंपल बता रहे हैं, इतना सिंपल होता नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही होता है कि हमें पानी को गर्म करना है, गर्म करके भाप बनाना है, भाप बना के कहाँ छोड़ना है? टरबाइन पर। बस काम बस यही है, मेन काम यही है। अब ये हमेशा एक के पतीली में पानी नहीं ले जाएंगे वरना गर्म नहीं होगा, छोटा छोटा पाइप में ले जाएंगे। पाइप में ले जाएंगे तो पनिया फटाक गर्म हो जाएगा, तुरंत क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। अब बीच में क्या, अब इसमें बीच में क्या रख दिया था? यूरेनियम। बीच में क्या रख देंगे? यूरेनियम। अब ये यूरेनियम इतना तगड़ा होता है कि जब ये यूरेनियम में ब्लास्ट होता है ना, यूरेनियम में क्या होगा? ब्लास्ट होगा, इतना ज्यादा हीट निकालता है जिससे कोयला कभी नहीं निकाल सकता है। यूरेनियम में इतना तगड़ा होता है। कलम बराबर यूरेनियम पूरे पटना को बिजली दे देगा एक दिन, एक दिन दे देगा, इसको आराम से दे देगा, उसके बाद वो बच जाएगा, अच्छा खासा दे देगा। इतना छोटा इसमें इतना तगड़ा होता है। इतना लकड़ी जलाइए तो आगो तापने भर का नहीं देगा। इसलिए यूरेनियम दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ, दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ यूरेनियम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आप लोग खामखा में लोग देखते हैं ना, कोई चांदी का अंगूठी पहनता है, कोई सोना का पहनता है, कोई हीरा का पहनता है। यूरेनियम पहनो, गलती से दहक गया ना, काम खत्म हो जाएगा। समझ में? नेकलेस किस चीज का? यूरेनियम। लड़की लोग को समझ में आ रहा है? किस चीज का नेकलेस? यूरेनियम।
ब्लास्ट हुआ तो क्यों गायब हो जाएगा हम। अरे पूरा मोहल्ला ले जाएगा वो। देखिए आप समझिए, अगर इतना एक कलम इतना कागज को अगर हम मोड़ दे, जैसे ये कोई कागज है, इसे मोड़ के हम क्या बना देते हैं, कलम के शेप में डाल देते हैं, तो इसमें भी कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी, नहीं होगा जी। इसको हम कागज का शेप में इसे मोड़ के बना दिए, कलम बना, ये इसको जलाएंगे तो कितना देर चलेगा, बहुत कम, ज्यादा ऊर्जा दे पाएगा, पानी खोला पाएगा, फटाक से उड़ जाएगा। लेकिन अगर इतनी इसी शेप का लकड़ी रहता तो देर तक जलता, कोयला रहता तो और देर तक जलता। यहाँ पर और उतना ही बड़ा अगर क्या ला देंगे, यूरेनियम, तो चेन रिएक्शन मारेगा, इतना भयानक ऊर्जा देगा, ये कल तक जलेगा ये, और इतना ज्यादा मात्रा में ऊर्जा दे देगा, इतना ज्यादा मात्रा में कि पूरा एगो तालाब का पानी भाप बना के उड़ा देगा। इतना तेज चेन रिएक्शन होता है। इसीलिए परमाणु बम में इसी को भर दिया जाता है, यूरेनियम को, और चारों ओर से पैक कर दिया जाता है, एक के बार आग लगा दिया जाता है। तो एक बार कोई भी चीज आग लगाएंगे तो एक्सपैंड करेगा, और यूरेनियम जितना तगड़ा है उतना तगड़ा एक्सपैंड करेगा। और यूरेनियम परमाणु बम जब फेंकते हैं उसमें क्या भरा रहता है, यूरेनियम, वो अपने बिखियाई ले पूरा भयानक, और उसको निकलने का जगह नहीं दिए। तो एगो घुसिया है, दूसर का तीसर का, एक के बार दगदगा के मारेगा सब, धम से पूरा हिरोशिमा नागासाकी की तरह उड़ा देगा सब। इसलिए यूरेनियम को जो जलाया जाता है वो कितना जलाया जाता है, धीरे 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 धीरे, ताकि कंट्रोल में रहे, एक दूसरे के संपर्क में आने नहीं देता है सब। वरना यूरेनियम का एक रॉड गया और दूसर का में आ गया तो दहला देगा। इसी के बीच में क्या डालेगा, यूरेनियम का रॉड, और इस यूरेनियम का रॉड जैसे दहकेगा, चेन रिएक्शन होगा, इससे क्या निकलेगी, उष्मा, और वो इसमें इस पूरे पानी को गर्म करेगी, और वो भाप बनेगा। भाप बनेगा, किसे घुमाएगा, टरबाइन। अब ये भाप अपनी पूरी उष्मा को 100%, अब इसमें उष्मा बचा नहीं, अब ये उष्मा को क्या कर चुका है, खो चुका है। जैसे बाहर निकलेगा इसे, तो इसे भेज दिया जाता है कहां पर, कूलिंग टावर में ठंडा होने, वही भाप बन के उड़ता है, जो इसमें दिखा ना कूलिंग टावर। ये धुआं नहीं निकल रहा है, क्या निकल रहा है, भाप। वो जो भाप एक्स्ट्रा आया है उसी में छोड़ दिया, क्या निकल गया, निकल गया। और ये पानी दिख रहा है, ये पानी क्यों रखा गया, ई पनिया को क्या बनाएगा, भाप। कोयला का भी काम है, लेकिन कोयला ज्यादा पर धुआं देने लगता है, और यूरेनियम धुआं हुआ नहीं देता है। कोयला क्या करता है, धुआं देने लगता है। ये बताइए, ये पानी का क्या बनेगा, भाप, और वही भाप स्टीम बन के कहां चला जाएगा, इसमें जो एक्स्ट्रा स्टीम आया, जो टरबाइन को नचा दिया, अब तो खाली बच गया, उसको कहां भेज दिया जाता है, कूलिंग टावर में। कूलिंग टावर में कुछ भाप वापस पानी बन जाता है, और कुछ क्या हो जाता है, उड़ जाता है। जो वापस पानी भरा उसको कहां भेज दिया जाता है, जलाशय में भेज दिया जाता है, और फिर इसको पानी उठा के कहां भेजेगा, बॉयलर में। कहां भेजेगा बाबू, बॉयलर में। बॉयलर में यहाँ पे क्या रखा हुआ है, यूरेनियम, क्या रखा हुआ है, यूरेनियम। ये भाप बनेगा, ये कहां जाएगा, टरबाइन पे। टरबाइन नचेगी, किसे घुमाएगा, मैग्नेट को, ऐसे क्या बन जाएगा, बिजली। अब इसमें क्या डाल दिया जाता है, यूरेनियम। अब इसको चारों ओर से बढ़िया से ढक दिया जाता है। क्या किया जाता है, ढक दिया जाता है खूब बेहतरीन ढंग से, दीवार से, ढलैया से, जो सीमेंट का ढलैया होता है ना। अभी हम लोग का जो छत ढाला जाता है वो 6 इंच का होता है। जिस छत पे हम लोग खड़े हैं वो कितने इंच का होता है, 6 इंच। 1 फीट का होगा तो कितना मजबूत हो जाएगा। जो पुल होता है ना, ब्रिज, 1 फीट का होता है। जो ब्रिज ढाला जाता है ना, कितने का है, 1 फीट। हाँ, हवा वाला पुल जो दो गया था। ये जो बनाया जाता है ना, इसकी दीवार, ये 6 फीट का। जितना ऊंचाई हम 6 फीट नहीं, हम 5 फीट कहां से हो जाएंगे, मतलब 172 सेंटीमीटर, तो वही 6.25। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। याद देखिए, तो इतना मोटा, जितना ऊंचाई हमारी है ना, इतना मोटा क्या होता है, दीवार, और उसमें छड़ डाल के कंक्रीट लगा दिया जाता है, और चारों ओर से ढक दिया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और इसमें क्या डाला जाता है, यूरेनियम का एक इतना छोटा सा रॉड। तो कितना बड़ा बताए, मेरा डंडवा कहां गया, ये देखिए इतना ही बड़ा, इतना बड़ा क्या डाला जाता है, रॉड, और यही दहक जाता है। और ज्यादा डाल दिया तो भड़क जाएगा। चेरनोबिल में क्या हो गया था, ब्लास्ट हो गया, डाल दिया ज्यादा, वहां पर ब्लास्ट हो गया,
और सारा बिजली के जगह पे ब्लास्टे कर गया चेरनोबिल। आज भी कोई चेरनोबिल में नहीं जाता है। जो मीडिया गए थे तो रिकॉर्डिंग करने, वो मर गया था सब। हेलीकॉप्टर गया था पायलट ले जाने, उसके वो भी मर गया। यहाँ पर इतना भयानक ये तहलका मचाता है। तो परमाणु बिजली घर में बिजली किससे मिलता है? यूरेनियम। बिजली यूरेनियम से बनती। मेन कॉन्सेप्ट यूरेनियम का काम होता है गर्म करके भाप बनाने का। जितना पानी में जितना यूरेनियम कर दे, 1 किलो यूरेनियम जितना में करेगा ना, उतना में कम से कम आप समझिए 20 ट्रेन लगेगा कोयला का। 20 गो ट्रेन भर भर के कोयला देंगे ना, तो उतना लगेगा वहां पे। और उसमें से तो महंगा भी है, तो प्रदूषण भी तो कम किया। कोयला ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। उतना ट्रेन में से कोयला लाइए तो लोडिंग अनलोडिंग कीजिए, फिर कोयला को रखिए, हैंडलिंग कीजिए। कोयला यूरेनियम लाइए, भड़काइए, एकदम सीधे प्रदूषण भी नहीं होगा। यहाँ पर कोयला से क्या होगा? प्रदूषण। ना कोयला से बिजली बनेगा ना यूरेनियम से बनेगा। इसका मेन काम क्या है? बॉयलर को गर्म करके, बॉयलर में पानी एक ही जगह रहता है कि पाइप में रहता है, और चारों ओर से क्या होते रहता है? गर्म होते रहता है। अब भाप बन के क्या हो जाएगा? टरबाइन के पास जाएगा। कहां जाएगा? टरबाइन। और टरबाइन उसे क्या करेगा? नचा के बिजली बना देगा। बचा हुआ भाप कूलिंग टावर से उड़ जाएगा। कुछ नीचे बैठ के किस में मिल जाएगा? पानी में, जलाशय में मिल जाएगा। यूरेनियम मिलता कहाँ है? कनाडा में है, कजाकिस्तान में है, ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका में, बहुत सारे देश हैं। सब 35-36 ऐसे देश हैं जिनके पास यूरेनियम बहुत ज्यादा है। भारत के पास यूरेनियम नहीं है। हालांकि झारखंड के जादूगोड़ा की खान में यूरेनियम मिला है, लेकिन वह यूरेनियम अच्छे क्वालिटी का नहीं है। जैसे चावल ही आप खाते हैं तो कई कैटेगरी का चावल होता है। एक ऐसा चावल मिलेगा लंबाई चौड़ाई बराबर रहेगा, तो सारा चावल खाने लायक भी तो नहीं रहता है ना। उसी तरह यूरेनियम भी, सारा यूरेनियम यूज लायक नहीं रहता। तो भारत को जो यूरेनियम मिला है उतना तगड़ा नहीं है। बताइए परमाणु बिजली घर में किसका प्रयोग होता है? लेकिन थोरियम से भी बिजली बन सकती है, लेकिन थोरियम भड़कबे नहीं करता है। उसे साफ करना बड़ा मुश्किल काम है। आप पूछिएगा कि साफ करने में क्या मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। आपको धान दे दिया जाएगा, चावल बनाने में हालत खराब हो जाएगा। आप समझ में आ गया कि नहीं? 1 कुंटल धान दे दे, कह दे कि चावल बनाइए, नहीं बना पाएंगे। उसको बहुत मुश्किल होगा, कूटना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा। तो उसके लिए राइस मिल आता है, दे दीजिए, राइस मिल में उड़ा देगा सारा धान को अलग से। तो मशीन राइस मिल चाहिए ना जी, उसी तरह चाहिए कि, लेकिन राइस मिल में दिक्कत नहीं है, चावलवा भड़केगा थोड़ी ना। उसको साफ करने के लिए चावलवा भड़केगा, जो यूरेनियम भड़क जाएगा। ज्यादा जहां दाका है साफ करने के चक्कर में भड़क जाएगा, वहीं पे ले दे पूरा प्लांटे सहित उड़ जाइएगा यहाँ पर। उसी तरह भारत चाहता है कि थोरियम को इनरिच करके साफ किया जाए ताकि इसे भड़काया जा सके, क्योंकि दुनिया का 80% थोरियम किसके पास है? भारत। अब 20 बचा हुआ 20% ब्राजील के पास है। दोनों लोगों की टेक्नोलॉजी उतनी आगे नहीं है। यूरोप वाले नहीं चाहते हैं सब कोई भी वैज्ञानिक थोरियम पे रिसर्च करे। थोरियम पे रिसर्च करेगा दिक्कत हो जाएगा, वहां पे भारत को फायदा हो जाएगा, उन लोगों को घाटा हो जाएगा। यहाँ पे मेहनत करे मुर्गा अंडा खाए फकीर, तो इसलिए वो नहीं चाहते हैं सब क्या चीज थोरियम पे रिसर्च हो। थोरियम पे रिसर्च होगा, सारा फायदा किसका हो जाएगा? अतः भारत को इतनी बिजली मिलेगी जिसका कोई हद नहीं। थोरियम हम लोग के पास केरल में भरा हुआ है, आंध्र प्रदेश में भरा हुआ है, तो यूरेनियम अभी खरीदना पड़ता है। अतः भारत के पास क्या आ जाएगा? थोरियम। थोरियम आ गया तो कोई दिक्कत है? अब भारत के वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं। जैसे थोरियम से बिजली बनने लगेगा, हमारे यहाँ बिजली फ्री, जैसे दिल्ली में है ना, सबके पास बिजली फ्री, टेंशन खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तब हम एसी लगा देंगे सबके लिए। बताइए, जब तक ये कंट्रोल में हमारे लिए क्या बनाएगा? बिजली। आज जिस दिन कंट्रोल के बाहर गया, बम। और थोड़ा मोड़ा बम नहीं, क्योंकि जो इसका धुआं निकलता है ना, किसी चीज का धुआं खत्म नहीं होता है, हवा में मिल जाता है। और इसका धुआं जो होता है हमारे डीएनए को बदल देता है, डीएनए चेंज कर देता है। सोच सकते हैं, अब फेफड़ा उपड़ा गल जाएगा, एक बार सूंघ लेंगे ना इसे। आपको अब एक बताइए, कोई अगर वहां पे आग लगा दिया तो उसका धुआं तो हवा में मिल गया, लेकिन वो नुकसान नहीं करता है, नुकसान नहीं करता। और उसका हवा में मिल जाएगा ना तो दिखेगा ही नहीं। अब इस हवा में ऐसा थोड़ी है धूल कण नहीं मिले होंगे, हवा में धूल कण है कि नहीं, वो धूल कण के साथ वो भी मिल जाते हैं। और जो सूंघ लिया फेफड़ा गला देता है। ऐसे खांसीएगा ना इसे तो ऐसे निकलेगा एकदम 1 किलो, देखेंगे फेफड़ा है, फिर घटकेंगे वापस से, जब निकल गया यहाँ फिर फेंकेंगे इसे, पूरा फेफड़ा निकलेगा यहाँ, किडनी उडनी सब मर जाएंगे यहाँ।
इसलिए इसके लिए पोटेशियम आयोडाइड खाया जाता है। पोटेशियम आयोडाइड खा लीजिएगा ना तो गले से नीचे जाना ही नहीं देता। समझ गया कि नहीं? क्या पोटेशियम आयोडाइड की गोली खा लेना चाहिए, नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा। अगर हालांकि ऐसा कोई दिक्कत नहीं, भारत में ऐसा हमला होने वाला रहेगा तो हम पहले ही अब सब लोग को इसकी चेतावनी दे देंगे और कोई भारत में इस तरह से हमला नहीं करेगा, और अगर करेगा तो फिर हम लोग भी मारेंगे, कोई नहीं करने वाला। हाँ नहीं, अब कोई देश परमाणु बम थोड़े मारता है, मार देगा तो सोचो हम लोग का अपना नहीं रखे हैं लोग, मारेगा आदमी यहीं पे वहां पे। लेकिन पोटेशियम आयोडाइड की गोली इसलिए खा लेना चाहिए, परमाणु बम मारे ना मारे, हमारा जो परमाणु बिजली घर है वही भड़क गया तब क्या होगा? तो वहां पे पोटेशियम आयोडाइड की गोली बांट देनी चाहिए, वहां पर वो लोग खा के ही बच सकते हैं। इतना भयानक होता है कि वो हवा में मिक्स हो जाएगा और हवा कभी खत्म होने वाली नहीं है। उस एरिया में जाइएगा 30-40 किलोमीटर की एरिया में, अगर आप 100 साल बाद भी जाइएगा तो भी मर जाइएगा। चेर्नोबिल जो यूक्रेन में जो घटना हुआ था ना, वहां ये घटना 1946 की है, 86 की है, 86 की। आज भी वहां कोई नहीं जाता है, ना रूस के सैनिक गए हैं ना यूक्रेन के सैनिक गए हैं। जहां जाएंगे तो मर जाएंगे वो लोग। अब मरने के बाद जो लाश उठाएगा वो भी मरेगा। सेम कोरोना देख रहे हैं, कोरोना कैसे कोरोना एक दूसरे से फैलता है, तो बस कोरोना से खतरनाक, वो तो टाइम नहीं देता, ना कुछ नहीं देगा, सीधे खत्म हो जाएगा। और जिनको कम झटका लगेगा उनका डीएनए बदल जाएगा। हमारी डीएनए में ही सारी जानकारी है कि अगली पीढ़ी में भी 2 आंख देना है, हार्ट देना है, फेफड़ा देना है, वो डीएनए बदल देगा। पता चला उसमें से आंखिए छोड़ देगा तो अगला लड़का पैदा होगा बिना आंखिए का, कोने का मुड़िए छोड़ देगा, बिना मुड़िए का पैदा हो गया वो। बहुत खतरनाक होता है। तो परमाणु रिएक्टर, हाँ, पहला परमाणु बम कौन झेला? जापान। दूसरा झेला जापान 6 अगस्त और 9 अगस्त 1905। और 2011 में उसका अपना बिजली घरवा उड़ गया, फुकुशिमा ब्लास्ट कर गया वहां पे। आप कहेंगे कैसे? तो सुनामी आया था और सुनामी आया दहला दिया उसको, वहां पे भी दिक्कत हो गया। जापान कसम खाया कि हम परमाणु हथियारों से दूर रहेंगे और बिजली घर से भी दूर रहेंगे। वो 2050 तक अपने सारे परमाणु बिजली घर को बंद कर देगा। कहा गया कि भाई एगो तो हमारे यहाँ भूकंप आ जाता है, सुनामी आ जाता है, परमाणु बम पटक के चल गया अमेरिका, हमारा वाला अपने फट जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? उसका अपने फट गया। तो अब हम लोग के पास भी है डर, इस बात का सीखना चाहिए हमें। कुरान कुलम, नरौरा, रावत भाटा, काकरा पारा, इतना हम लोग के यहाँ रिएक्टर है, भड़क गया तो हम लोग क्या करेंगे? उन सब के पास तो इतना हाईटेक एडवांस टेक्नोलॉजी है, हम लोग के खेत का आग ना बुझा पाता है, यूरेनियम को जी बुझाएगा सब। अरे सब छोड़ो, किसी राज्य का सबसे ज्यादा चीजें कहाँ रहती है? सचिवालय में रहती है। बिहार सचिवालय में आग लगा तो 4 दिन बाद बुझाता। तो हम लोग को घरे में लगेगा तब क्या होगा? वो तो पड़ोसी है, फायर ब्रिगेड को हम लोग क्या कोई बुलाइबे नहीं करता है। चाचा आग लग गई लो, बस ले बाल्टी मार के बुझा देगा। वहां बाल्टी नहीं ना मार सकते हैं, मर जाएंगे वहां पे तुरंत। हवा प्रदूषित हो जाती है वहां तुरंत, वहां पे जो एरिया होता है उस तुरंत एरिया को सीज कर दिया जाता है, वहां अगल बगल में किसी को आने नहीं दिया जाता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? परमाणु रिएक्टर। अब आगे परमाणु रिएक्टर के बारे में समझाएंगे, आप लोग बैठे रहेंगे अभी, ठीक है?